क्या हो गया है अम्मी आपको? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी और शाइस्ता की शादी आप ही ने तय की थी और अब आप ही मुझसे बोल रही हो कि ये शादी नहीं हो सकती। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, मैंने ही तय की थी, लेकिन तब हमारे हालात कुछ और थे और अब तो तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी किस्मत खुल गई। जो इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वकार भाई खुद मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगेंगे। बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, उन्हें रिश्तों की कमी है क्या? लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। अब तुम जोया के बारे में सोचो, शाइस्ता को भूल जाओ। अब हमें ऐसे लोगों से रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं। कैसे लोग अम्मी? कल तक तो शाइस्ता आपको बहुत पसंद थी, मेरी नौकरी लग जाने से अब वो पहले जैसी नहीं रही क्या? नवाज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ऐसा नहीं है बेटा, वो तो बहुत अच्छी और नेक सीरत लड़की है, लेकिन वो जोया की बराबरी नहीं कर सकती। यकीनन उसे अपने लायक कोई और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन अम्मी, मुझे शाइस्ता से मोहब्बत है और इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। आपने मेरी शादी उससे तय की थी और अब जोया से करवाना चाहती हो। और अगर बात सिर्फ पैसे की है तो शाइस्ता को भी अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, आप तो जानती ही हैं वो कितनी ज़हीन है। अरे बेटा, इतना भी आसान नहीं आजकल के ज़माने में नौकरी मिलना। और जोया बहुत प्यारी बच्ची है, तुम भी तो उसे अच्छी तरह जानते हो। जब वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी तो तुम्हें उससे भी मोहब्बत हो जाएगी। मेरा दिल कोई खिलौना नहीं कि जहाँ कोई अच्छा खरीदार मिला तो बेच दिया। जोया के बाप की दौलत आपके लिए मेरी खुशियों से ज्यादा अजीज हो गई। ये कहकर नवाज वहाँ से चला गया। नवाज पार्क में शाइस्ता का इंतजार कर रहा है। तभी शाइस्ता पीछे से आकर उसकी आंखें अपने हाथों से ढक लेती है और पूछती है, पहचानो कौन? नवाज उसके हाथ पकड़कर कहता है, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का करार। ये कहते हुए वो उसके हाथ चूम लेता है। अच्छा जनाब, तो ये बताइए, इस नूर से आप अपना घर कब रोशन करेंगे? ये कहते हुए शाइस्ता उसके बगल में बैठ जाती है। मैं तो कब से अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई बीच में आ जाती है। तुम तो अपने एग्जाम की तैयारी में लगी हो। मालूम नहीं मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार का फल मीठा होता है, सुना नहीं क्या? शाइस्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मालूम है, लेकिन इंतजार कहीं इतना लंबा ना हो जाए कि फल ही सड़ जाए। ये कहकर नवाज हंसने लगा। मेरी हर बात को हंसी में लेते हो, जाओ मैं बात नहीं करती। शाइस्ता ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारा इंतजार तो मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ। ये कहते हुए नवाज ने शाइस्ता को अपनी बाहों में भर लिया। नवाज अपने दोस्त आदिल को बताते हुए कहता है, बहुत परेशान हूँ यार, अम्मी तो समझने के लिए तैयार ही नहीं। जब मैं शाइस्ता से मोहब्बत करता हूँ तो जोया से कैसे शादी कर सकता हूँ? आदिल उसे समझाते हुए कहता है, समझ तो तू नहीं रहा मेरे भाई, तू इतना अच्छा मौका कैसे हाथ से जाने दे सकता है? जोया अपने बाप की इकलौती औलाद है। मैंने तो सुना है वो तुझे बेटी के साथ साथ दहेज में कोठी भी दे रहे हैं। हम जैसे लड़के तो ढूंढते हैं अमीर बाप की इकलौती बेटी, और तू भाव खा रहा है। मुझे अगर कोई अपना घर जमाई बना ले तो मैं तो उसके लिए भी खुशी से राजी हो जाऊंगा। नवाज ने गुस्से से कहा, कैसी बातें कर रहे हो? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। अरे काहे का सेल्फ रिस्पेक्ट, इसे तो लॉटरी लगना कहते हैं, जो अब तेरी लगने वाली है। लेकिन जोया से शादी का ख्याल तो कभी मेरे दिल में आया ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो उसे ठीक से जानता तक नहीं। बस एक दो बार फैमिली फंक्शन में ही मुलाकात हुई है। मैंने शाइस्ता से मोहब्बत की है, उससे कितने वादे किए हैं। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। हम दोनों ने साथ मिलकर अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग की है, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आदिल ने कहा, देख मेरी बात गौर से सुन, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब हमें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से फैसला लेना पड़ता है। ये वक्त इमोशनल होने का नहीं। तू अपने फ्यूचर के बारे में सोच। जोया से शादी करके तुझे बहुत कुछ हासिल होगा, लेकिन शाइस्ता से शादी करके तेरी जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ जाएगा। तुझे तो मालूम ही है उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। उसके अब्बू के गुजर जाने के बाद बस उनकी पेंशन से ही घर का खर्च चलता है। तुम क्यों उन सब परेशानियों में फंसना चाहते हो? एक खुशगवार जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिंदगी इंसान को बार बार मौका नहीं देती। मैं तेरी जगह होता तो इस मौके को हाथ से ना जाने देता। जोया से शादी करके
तुम अपने साथ साथ अपने माँ बाप की जिंदगी भी बेहतर बना सकते हो। और शाइस्ता में ऐसा क्या है जो जोया में नहीं? जोया भी तो खूबसूरत है। खैर मेरी छोड़ो, वैसे भी मुझे तो सभी लड़कियां खूबसूरत दिखती हैं। मेरी मानो तो तुम जोया के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। शाइस्ता की फिक्र मत करो, उसके साथ शादी ना करने का गिल्ट भी कुछ वक्त बाद तुम्हारे जहन से निकल जाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ यादें भी धुंधली हो जाती हैं। आदिल की बातों ने नवाज को कश्मकश में डाल दिया। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जोया का रिश्ता ठुकरा कर कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा है, कहीं अपने इस फैसले पर बाद में उसे पछताना तो नहीं पड़ेगा। एक तरफ शाइस्ता है जिससे वो मोहब्बत करता है, और दूसरी तरफ जोया है जो बेशुमार दौलत लेकर उसकी जिंदगी में आने वाली है। दिल शाइस्ता की हिमायत कर रहा है और दिमाग जोया की। शाइस्ता और घर के सभी लोग खाना खा रहे हैं। शाइस्ता की छोटी बहन साइमा कहती है, ये क्या है अम्मी, आज फिर से दाल और सब्जी बना दी? कभी तो चिकन या मटन बना दिया करो। जो मिल रहा है वही खाकर खुदा का शुक्र अदा करो, अम्मी ने तीखे अंदाज में जवाब दिया। ये सुनकर शाइस्ता ने कहा, कोई बात नहीं साइमा, अभी खा लो। बस एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर तो इस घर में रोज नॉनवेज ही बनेगा। ये सुनकर शाइस्ता की दादी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम तो जैसे कलेक्टर बनने वाली हो। शाइस्ता ने मुस्कुराकर कहा, क्या मालूम दादी, शायद बन भी जाऊं। अम्मी ने कहा, हाँ जरूर मेरी बेटी, मैं तो रात दिन बस तुम्हारी कामयाबी की ही दुआ करती हूँ। एक न एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाती रहो तुम सब बैठकर। लड़की के हाथ पीले करने की उम्र है और वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, दादी ने अम्मी पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। तभी साइमा बोली, दादी हम लोग असली वाला पुलाव तो नहीं बना सकते, कम से कम ख्याली पुलाव ही बना लेने दो ना। साइमा की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। नवाज के वालिदैन ने उसे सब्ज बाग दिखाकर जोया से शादी करने के लिए राजी कर ही लिया। उसके घर में शादी का माहौल है, घर रिश्तेदारों से भरा है। नवाज अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसकी वालिदा उसके पास आई और बोली, बेटा इतनी खुशी का मौका है और तुम इस तरह मुंह लटका कर यहाँ बैठे हो? क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ अम्मी, ना जाने क्यों दिल की अजीब सी कैफियत है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है दिल और दिमाग दोनों ही मेरे काबू में नहीं। दिमाग पर इतना जोर ना डालो बेटा, उन्होंने नवाज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बस अब हम पर भरोसा रखो, मैं और तुम्हारे अब्बू जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। देखना एक दिन तुम्हें खुद इस बात का एहसास होगा। तुम्हारे अब्बू भी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं, तुमने उनकी बात का मान रख लिया। शाम के वक्त शाइस्ता अपने कमरे में बेड पर बैठी किताब पढ़ रही है। साइमा वहां आकर उसे छेड़ते हुए कहती है, शाइस्ता अपी, आज आप सच में पढ़ रही हो या फिर नवाज भाई की फोटो किताब में छुपाकर देख रही हो? मुझे क्या जरूरत है छुपाकर फोटो देखने की, और वैसे भी शादी के बाद तो नवाज हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहेंगे। साइमा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो क्या आप उन्हें ऑफिस भी नहीं जाने देंगी? चलो अब तुम जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे पढ़ने दो। हाँ हाँ ठीक है, जाती हूँ। मैं तो बस देखने आई थी कि कहीं नवाज भाई ख्यालों में आपको तंग तो नहीं कर रहे। ये कहते हुए साइमा कमरे से बाहर चली जाती है। शाइस्ता की तवज्जो नवाज की तरफ जाती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। वो नवाज को मोबाइल पर कॉल करती है। जब वो कॉल रिसीव नहीं करता तो वो उसके घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करती है। वहाँ उनकी मेड कॉल रिसीव करती है। शाइस्ता उससे पूछती है कि नवाज कहाँ है। वो बोलती है, नवाज भाई तो मैरिज हॉल में होंगे ना, घर के सारे लोग वहीं गए हैं। शाइस्ता हैरत भरे अंदाज में पूछती है, सब मैरिज हॉल गए हैं, लेकिन किस लिए, क्या है वहाँ? मेड बोलती है, आप नवाज भाई की फ्रेंड हो क्या? आपको नहीं मालूम आज उनकी शादी है? ये बात सुनकर शाइस्ता के होश उड़ जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उसे लगा शायद कुछ गलत सुन लिया। वो दोबारा मेड से पूछती है, लेकिन वो फिर से वही जवाब देती है। शाइस्ता उससे मैरिज हॉल का नाम पूछती है और भागते हुए घर के दरवाजे की तरफ जाती है। उसकी अम्मी उसे देखकर आवाज देती हुई उसके पीछे आती हैं, लेकिन तब तक वो घर के बाहर जा चुकी है। वो गुस्से में कहती हैं, ये लड़की तो हमेशा इतनी जल्दी में रहती है, अब न जाने क्या काम आ गया, इस वक्त कहाँ जा रही है, कुछ बताया भी नहीं। साइमा बोलती है, परेशान ना हो अम्मी, शाइस्ता आप भी जल्दी वापस आ जाएंगी। लेकिन वो इस कदर भागते हुए गई इसलिए मुझे घबराहट हो रही है।
खुदा खैर करे सब ठीक हो। ये कहते हुए वो वापस किचन में चली जाती हैं। मैरिज हॉल के बाहर ऑटो वाले को पैसे देकर शाइस्ता अंदर जाती है। वो मेहमानों की भीड़ में नवाज को ढूंढती फिर रही है। तभी आदिल की नजर उस पर पड़ी। वो जल्दी से उसकी बाजू पकड़कर उसे एक कोने में ले जाता है। शाइस्ता कहती है, ये सब क्या हो रहा है आदिल? मुझे बताओ, यहाँ किसकी शादी हो रही है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था शाइस्ता। क्यों क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे? ये कहते हुए शाइस्ता वहाँ से जाने लगती है। तभी आदिल फिर से उसका हाथ पकड़कर कहता है, कहाँ जा रही हो? नवाज के पास। वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। शाइस्ता आदिल का हाथ झटकते हुए कहती है, क्या कर लोगी तुम? क्या अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? अगर नवाज को तुमसे मोहब्बत होती तो वो इस शादी के लिए कभी राजी ना होता। वो मेरी ख्वाहिशों की कब्र पर अपनी खुशियों का महल नहीं बना सकता। मैं उसे हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। शाइस्ता अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, समझने की कोशिश करो शाइस्ता, नवाज को एक बेहतर जिंदगी जीने का पूरा हक है। कभी भी किसी से जबरदस्ती रिश्ता कायम नहीं किया जा सकता। ये सब करके तुम नवाज की नजरों में गिर जाओगी बस, और कुछ तुम्हें हासिल नहीं होगा। यही बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। नवाज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है। अब उसे भुलाकर तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ये कहकर आदिल वहाँ से चला जाता है। शाइस्ता बुत बनकर खड़ी आदिल को जाते हुए देख रही है। उसकी आंखों से अश्क बहकर उसके रुखसारों से होते हुए जमींदोज हो रहे हैं। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन जो चीख दिल से निकलती है वो आंखों के जरिए अश्कों के अंदाज में बयां होती है। शाइस्ता टूटे हुए दिल और अपने बिखरे हुए वजूद के साथ घर वापस आ जाती है। वो बेसुध सी दरवाजे के पास खड़ी है। उसकी ये हालत देखकर साइमा घबरा कर चीख पड़ी, हाय अल्लाह, शाइस्ता आपी ये क्या हुआ आपको? ये सुनकर उसकी अम्मी भी वहाँ आ गईं। उन्होंने शाइस्ता को गले से लगा लिया। शाइस्ता उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सब खत्म हो गया अम्मी। क्या हुआ मेरी बच्ची? मुझे बताओ, क्यों इतना परेशान हो? ये कहकर वो उसको घर के अंदर ले आई और बोली, इत्मीनान से बताओ मुझे क्या हुआ? शाइस्ता ने रोते हुए उनकी तरफ देखकर कहा, अम्मी, नवाज शादी कर रहा है। क्या? ये क्या कह रही हो? नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नवाज ऐसा नहीं कर सकता। नहीं अम्मी, कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। मुझे आदिल ने खुद बताया। दादी बोली, मुझे पहले ही पता था ऐसा ही होगा। जब से उनके बेटे की कलेक्ट्रेट में क्लर्क की नौकरी लगी है, उन लोगों के तेवर ही बदल गए। अम्मी ने गुस्से से कहा, लेकिन वो लोग इस तरह अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? वैसे भी वो खुद ही तो आई थी यहाँ मेरी बेटी का हाथ मांगने। हम तो नहीं गए थे ना उनके पास। दादी बोली, लेकिन तब बात और थी। उस वक्त मेरा बेटा जिंदा था। तब हमारे हालात इतने खराब नहीं थे। अब उन्हें कोई और अच्छा रिश्ता मिल गया होगा, मोटी रकम ली होगी लड़की वालों से। अगर उन लोगों की नजरों में पैसे की इतनी अहमियत थी तो मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेलने की क्या जरूरत थी? मैं अभी जाती हूँ वहाँ। उन लोगों को मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। रहने दीजिए अम्मी, मत जाइए। अब वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। सब खत्म हो गया। नवाज ने मुझे धोखा दिया। चंद सिक्कों की खातिर उसने अपना जमीर बेच दिया। नवाज और जोया की शादी हो गई। नवाज को वो सब हासिल हो गया जिसके लिए उसने अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनी थी। शायद इसीलिए दिल में एक खलिश रह गई, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ नवाज को समझ आ गया कि जैसी बीवी की तमन्ना उसने की थी, जोया बिल्कुल भी वैसी नहीं। उसकी शख्सियत बिल्कुल अलग किस्म की है। ये जरूरी नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। कुछ पाने की ख्वाहिश में कुछ गंवाना भी पड़ता है। दुनिया में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। एक दिन जोया ने नवाज से कहा, मैंने सुना है तुम्हारी शादी किसी और लड़की से होने वाली थी। फिर क्या हुआ? अचानक से तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे रिश्ते के लिए हाँ क्यों कर दी? शायद तुम मेरे पेरेंट्स को उससे ज्यादा पसंद आ गई। हो सकता है। या फिर उन्हें उससे ज्यादा मेरे बाप की दौलत पसंद आ गई। क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करते थे? जोया ने सवालिया नजरों से नवाज की तरफ देखते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? अब तुम मेरी बीवी हो और हम दोनों को ही जिंदगी साथ गुजारनी है। बस यही सच है। माजी को कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें मालूम है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो यूएसए जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। शायद मेरे बाबा को ये डर था कि मैं वहाँ किसी बंदे से शादी करके
वहीं बस जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। उन्हें मेरी शादी एक खानदानी लड़के से करनी थी। बाबा ने मुझे इस शादी के लिए इस हद तक मजबूर किया कि वो तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल करने के लिए तैयार हो गए। फाइनली मुझे उनकी बात माननी पड़ी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें अपने बाबा की वजह से मुझसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी? जोया, शादी जैसा बड़ा फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं लेना चाहिए। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल होता है। अच्छा, तो क्या तुमने मुझसे शादी करने का फैसला अपनी मर्जी और अपनी खुशी से लिया? आखिर तुम्हारी भी तो पूरी जिंदगी का सवाल था। जोया की बात ने नवाज को बेजुबान बना दिया। वो बस खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। नवाज और जोया दोनों ने ही किसी न किसी वजह से अपनी शादी के लिए समझौता किया और समझौते में बनाए गए रिश्तों में अक्सर अपनेपन की कमी रह जाती है, क्योंकि रिश्ते दिमाग से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। काश लोग ये बात समझ पाते कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। नवाज ने एक अच्छे शौहर का फर्ज अदा करने की पूरी कोशिश की, पर जोया को खुश रखने में वो हमेशा नाकाम ही रहता। अक्सर दोनों में किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाती और जोया नाराज होकर अपने घर वापस जाने की धमकी देने लगती। नवाज ने अपनी अम्मी से कहा, मुझे समझ नहीं आता आखिर वो चाहती क्या है, सब कुछ उसके हिसाब से तो नहीं हो सकता। अम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, अरे बेटा, तुम उसकी बातों को इतनी संजीदगी से मत लिया करो, वो नादान है। तुम खुद ही सोचो, वो 6 साल की थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया। उसे नसीहतें देने के लिए उसकी माँ नहीं थी। वकार भाई ने अकेले उसकी परवरिश की, बड़े नाजों से पाला, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। बस इसीलिए थोड़ी जिद्दी हो गई है। मुझे तो लगता है इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए मेरा इंतखाब किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी नक चढ़ी बेटी को बस मैं ही झेल सकता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ नवाज ने हालात के साथ समझौता कर लिया। वो नहीं चाहता कि घर का माहौल खराब हो, जोया नाराज हो, इसीलिए वो जोया से किसी भी बात पर नहीं उलझता, उसकी हर बात पर अपनी रजामंदी दे देता। एक दिन जोया नवाज से कहती है, मैंने बाबा से बात कर ली है, अब हम लोग कोठी में रहेंगे। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है। इतने छोटे घर में रहने की मुझे आदत नहीं। वहाँ इतनी बड़ी कोठी खाली पड़ी है और मैं यहाँ छोटे घर में जिंदगी गुजार रही हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी किसी भी मसले पर तुमने मेरी राय जानने की या मेरा मशवरा लेने की कभी जरूरत नहीं समझी, बस हमेशा अपना फैसला सुनाया है। ये कहकर नवाज कमरे से बाहर चला गया। नवाज की अम्मी को जब ये बात पता चली तो वो परेशान हो गई। वो उसके पास आई और बोली, बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम लोग इस घर को छोड़कर जा रहे हो? मैं नहीं जाना चाहता अम्मी, लेकिन जोया यहाँ नहीं रहना चाहती, उसे ये घर छोटा लगता है। लेकिन बेटा, तुम तो उसको समझा सकते हो ना। ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं, मेरे समझाने से उसका फैसला नहीं बदलेगा। वो हमेशा अपनी जिद पूरी करती है, और वैसे भी उसने आपको काफी मालो जर देकर मुझे खरीदा है। अब मुझे उसके हर फैसले को कबूल करना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो कि अपने होशो हवास खो बैठे हो? हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी में दहेज देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब देकर उन्होंने दामाद को खरीद लिया। सदियों से यही होता आ रहा है, मैंने कुछ अलग तो नहीं किया। आप इस बात को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन सच तो यही है, लोग लड़की वालों से दहेज तो ले लेते हैं, पर बदले में इज्जत पाने का हक खो देते हैं। जोया नासमझ नहीं, उसे भी इस बात का इल्म है कि आपने मेरी शादी शाइस्ता से ना करवाकर उसके साथ क्यों करवा दी। आपका लालच उससे छुपा नहीं है। अफसोस तो इस बात का है, आपने मुझे भी इसमें शामिल कर लिया। नवाज के वालिदैन के लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी जोया और नवाज कोठी में शिफ्ट हो गए। वक्त धीरे धीरे यूं ही गुजरता रहा। नवाज अपने काम में बिजी रहता और जोया अपनी फ्रेंड्स और किटी पार्टी में बिजी रहती। नवाज कभी कभी अपने माँ बाप से फोन पर बात कर लिया करता, तो कभी उनसे मिलने भी जाता। दोनों एक छत के नीचे तो रहते, लेकिन जोया और नवाज के बीच की दूरी कम ना हुई। जोया कभी उसके दिल में जगह ना बना पाई और नवाज भी कभी अपनी पहली मोहब्बत को ना भुला पाया, कभी उसे दिल से ना निकाल पाया। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे चुनता है, वो अपना हो या ना हो, दिल पर राज हमेशा उसी का रहता है। जिंदगी में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती,
वो गलतियाँ जो कभी भुलाई नहीं जा सकती और वो यादें जो कभी दिल से निकाली नहीं जा सकती। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो गया और जो नई डीएम आने वाली है उनके बारे में जानकर नवाज के होश उड़ गए। किस्मत ने एक बार फिर से दोनों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिन यादों से वो भाग रहा था अब वो रोज उसके जहन को कुरेदने लगी। उसका शाइस्ता से जब भी सामना होता वो उससे नजरें चुराने की कोशिश करता, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि जिस घुटन से वो गुजर रहा है उससे तभी छुटकारा मिलेगा जब वो शाइस्ता से अपने गुनाहों की माफी मांग लेगा। यही सोचकर उसने शाइस्ता से मिलने की कोशिश की और किसी तरह मौका मिल ही गया। नवाज ने कहा, समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शाइस्ता, इतने अरसे बाद तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारे बारे में पढ़ा था। बहुत खुशी हुई थी ये जानकर कि आखिर तुम अपनी मंजिल तक पहुँच ही गई। शाइस्ता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन मंजिल तक पहुँचने में कई अपनों ने बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया। जिंदगी में अपनापन तो सब दिखाते हैं, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। मैंने तुमसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। तुम्हारा सामना करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मैं अपने वादे पूरे ना कर सका। शाइस्ता, तुमसे जुदा होकर मैं कभी खुश नहीं रह पाया। शायद यही मेरी बेवफाई की सजा है। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी। नहीं नवाज, कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती। लफ्जों की मरहम दिल के जख्मों को नहीं भर सकते। मैं तुम्हें जरूर माफ कर देती अगर तुम मुझे वो आंसू लौटा पाते जो मैंने तुम्हारी याद में बहाए। अगर तुम मुझे मेरी जिंदगी का वो कीमती वक्त लौटा पाते जो मैंने तुम्हें याद करते हुए गवा दिया। बहुत वक्त लगा मुझे खुद को संभालने में, अपने जहन से तुम्हारी यादों को मिटाने में। किसी को दर्द देना उतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, और उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समंदर में फेंके हुए उस पत्थर को ढूंढना। तुमने मुझे जो दुख दिया है उसका कफ़ारा तुम कभी नहीं कर सकते। तुम सही कह रही हो, मेरा गुनाह नाकाबिले माफ़ी है। शायद मैं एक कमज़ोर इंसान था। हिर्स की आंधी आई और मुझे एक सूखे पत्ते की मानिंद उड़ा कर ले गई। मेरे अपनों ने मुझे सब्ज बाग दिखाए और मैं उन पुरअसरार वादियों में अपना मुस्तकबिल तलाश करने लगा। दूर से खूबसूरत दिखने वाली हर चीज़ खूबसूरत हो ये ज़रूरी नहीं। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा पाने की ख्वाहिश में जो हमारे पास होता है उसे भी खो देते हैं। सिर्फ एक गलत फैसला इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। कभी भी किसी ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करना पड़े। आजकल रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। अच्छा ऑफर मिलते ही जैसे पुरानी नौकरी को छोड़कर नई ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे ही पुराने रिश्ते को छोड़कर नया रिश्ता कबूल कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।